कार्बन फैमिली पढ़ते हैं ना, तो कार्बन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो उनमें एक कंपाउंड्स बड़ा फेमस आता है, कौन सा? सिलिकेट्स आता है। तो सिलिकेट्स के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिलिकेट के टाइप में जैसे एक सिलिकेट का फार्मूला जनरल ये बनता है, और एक बनता है Si2O7-6 करके बनेगा, इस तरह का सिलिकेट बनेंगे। तो ये जो टेट्राहेड्रल वाला है वो यही है, 4 ऑक्सीजन शेयर करता है, SiO4 है, टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये सिलिकेट है। और ये भी एक सिलिकेट है, सिलिकेट का ये भी टाइप है, ये भी एक सिलिकेट है, इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट हैं, Si2 लिखा है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास इसमें चारों ऑक्सीजन क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन पर यूनिट होते हैं। इसमें Si2O7 में ना एक ऑक्सीजन 2 यूनिट के बीच में शेयर में होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए ना, तो 2 Si के बीच में ऑक्सीजन लगाएंगे, बाकी आप स्टोरी समझ गए होंगे। बाकी इधर क्या रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब पे क्या रहेगा, माइनस माइनस। ये एक सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर भी होता है, सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर 2D भी होगा, 3D भी होगा, पूरा 7 टाइप के क्रिस्टल हैं, सॉरी 7 टाइप के सिलिकेट पढ़ेंगे, उनमें से एक आध का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। 7 टाइप का है, वो बाकायदा याद कराऊंगा, ठीक है, वो भी अपनी स्टाइल में, ठीक है। तो बट होता क्या है ना, कि जैसे ये सिलिकेट है, ये बीच वाला ऑक्सीजन देख रहे हो कि ये 2 यूनिट हैं, दोनों यूनिट में बीच वाला ऑक्सीजन कॉमन है। तो पूछेगा इस वाले एक सिलिकेट ऐसा है कि जिसमें एक ऑक्सीजन कॉमन है, एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है 2 सिलिकेट यूनिट में। SiO4 में आप जानते हो ना कि इसमें से चारों ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस है, और ये किसी और को शेयर कर रहा नहीं, इसमें कोई भी यानी 0 ऑक्सीजन शेयर है, किसी और यूनिट के साथ शेयर नहीं कर रहा है, अकेले एक यूनिट है। Si2O7 माइनस में ना 2 सिलिकेट यूनिट है, उसमें एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, शेयर हो रहा है। अरे यार, एक ऑक्सीजन 2 के बीच कॉमन है, मतलब दोनों को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ शेयर में है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी सिलिकेट यूनिट है जिसमें एक ऑक्सीजन शेयर का एक ऑक्सीजन कॉमन है, या एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। तो Si2O7 माइनस में एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, SiO4 में 0 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, मतलब किसी और के साथ कोई भी ऑक्सीजन और शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपके पास में 2D सिलिकेट भी मिलेगा, साइक्लिक सिलिकेट भी आएगा, साइक्लिक सिलिकेट आएगा, चेन सिलिकेट भी आएगा, बहुत सारी कैटेगरी मिलेंगे। कुल मिला के 7 टाइप के सिलिकेट की कैटेगरी है, 7 टाइप की सिलिकेट की कैटेगरी है। जैसे SiO3 मिलेगा, एक SiO3 का भी एक सिलिकेट का मिलेगा, और एक बार Si3 का डाइमर ट्राइमर पॉलीमर टाइप का भी एन टाइम्स मिलेगा। तो चेन है, साइक्लिक है, 2D सिलिकेट भी आएगा, और भी कई सारे फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे और भी सिलिकेट मिलेंगे, Si2O क्या, सॉरी Si4O11, Si4O11, और इस पे कितना 6 चार्ज, इस पर भी शायद नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो तो खैर मैं नेगेटिव चार्ज वगैरह निकालना तक सिखा दूंगा, ठीक है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब इसको बताऊंगा बाकायदे ना पूरा सिलिकेट पे, तो इसकी पूरी कुंडली मतलब इसकी पूरी सर्जरी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या बनेगा, कैसे ज्वाइंट करेंगे, एवरीथिंग सब कुछ है ना, तो वो बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सारे आएंगे, पूरा स्ट्रक्चरल टाइप का है, इसको पूरा डील कराऊंगा मैं कि कैसे फार्मूला बनना, 2D में कैसे सोचेंगे, कितना ऑक्सीजन शेयर करेगा, और बाकायदे उनके साथों के नाम भी सेट करा दूंगा, भूलोगे भी नहीं उनमें। बाकी कुछ बाकी सारे ट्रिक वर्क सब बता दूंगा, सारा जितना भी पॉसिबिलिटी होगी ना वो सारे करा दूंगा। सिलिकेट वाले में तो बताएंगे, वो 7 टाइप के सिलिकेट होगा, तो उसमें टेट्राहेड्रल भी है, 2D सिलिकेट भी है, 3D नेटवर्क भी है। 3D नेटवर्क वाला 3D नेटवर्क वाला तुम्हारा यही है, SiO2, जिसको आप सिलिका बोलते हो ना, हाँ यस सर, यही SiO2 सिलिका है। 3D नेटवर्क तुम्हारा यही है, यस सर, सॉलिड ये SiO2 है। नेटवर्क। तुम्हें लग रहा है एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये पूरा नेटवर्क है, उसकी एक छोटी सी पार्ट लिखा हुआ है, यही पार्ट बहुत बार रिपीट हो रहा है। कुल मिलाकर के SiO2 कहीं लिखा हो ना, तो उसको सिंगल मत समझना, SiO2 एन टाइम्स होता है एक्चुअली वो, लेकिन वो एन टाइम्स लिखता नहीं है, खाली SiO2 लिख देगा। और SiO2 का मतलब ये 3D नेटवर्क है, वो SiO2 दिखता है, एक सिलिकॉन पर टोटल 2 ऑक्सीजन आते हैं, लेकिन ये जानते हो कैसे लिखा रहेगा, ऐसे शेयर करता हुआ रहता है, ऐसे इधर भी शेयर करेगा, इधर भी शेयर करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर ये ऑक्सीजन अगले सिलिकॉन से, फिर अगला यस सर, सिलिकॉन, 8 मेंबर रिंग होती है ना। ऐसे ऐसे पूरा का चलता जाता है पूरा ये, ऐसे ये भी ऑक्सीजन आगे बढ़ेगा, ये भी ऑक्सीजन। तो सारे ऑक्सीजन क्या करेंगे, अलग अलग फिर सिलिकॉन से फर्दर क्या करेंगे, शेयर करेगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएगा। हाँ, ये डायमंड जैसा ही नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है पूरा। यस सर, सॉलिड नेट। डायमंड में सारे कार्बन कार्बन होते हैं, यहाँ एक 4 ऑक्सीजन, फिर एक सिलिकॉन,
4 ऑक्सीजन, एकदम डायमंड नेटवर्क होता है। और इसमें कोई पूछेगा कि सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो जो लोग इससे बनाएंगे SiO2 से सिंगल स्ट्रक्चर, वो एकदम साफ साफ गलत कर डालेंगे। SiO2 बनाएगा तो CO2 की तरह बन जाएगा ना फिर। यस SiO2 सर, का उससे स्ट्रक्चर गलत आ बनाएगा तो कैसे बना देगा फिर? ऐसे बना देगा। और SiO2 ऐसे होता नहीं है, उसमें पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है SiO2 में। वो ये 3D नेटवर्क है, तो एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या देगा? sp3। एकदम सिमिलर टू डायमंड, सिमिलर टू डायमंड। हार्डनेस भी वैसे ही होता है डायमंड की तरह। डायमंड भी 3D नेटवर्क है और ये भी 3D नेटवर्क है। तो एकदम डायमंड की तरह प्रॉपर्टी इसकी आती है। डायमंड की तरह, वहां भी डायमंड में भी कार्बन का हाइब्रिडेशन बोला था sp3, टेट्राहेड्रल चलेगा। बट वहां सारे कार्बन कार्बन, यहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन बटेगा। ठीक है, तो ये चलेगा। तो ये भी 3D नेटवर्क है जिसको हम SiO2 बोलते हैं। यानी एक सिलिकॉन में 2 ऑक्सीजन आएगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ समझ नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ दिख रहा है एक से एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है और फार्मूले में Si2 दिखता है, SiO2 दिखता है ना फार्मूले में। और यहाँ एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये दिमाग में चलता है। तो मैं बताऊं क्या है, एक सिलिकॉन में टोटल ऑक्सीजन O2 आते हैं। कैसे आया देखो, ये ऑक्सीजन इधर भी शेयर किया, इधर भी शेयर किया, तो कितना काउंट किया जाएगा? हाफ। ये भी 2 जगह शेयर हो रहा तो हाफ काउंट होगा, हाफ काउंट होगा। तो एक को कितना मिला टोटल? 2 ही ऑक्सीजन मिलेंगे। दिखा कि नहीं दिखा? एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन चारों में से वो एक आधा काउंट किया जाएगा, आधा, क्योंकि आधा किसी और के साथ जा रहा है। इसलिए टोटल कंबाइन होकर के क्या दिखता है वो? SiO2। तो टोटल ऑक्सीजन 2 हैं, बट ऑक्सीजन 4 होते हैं, हमें आधा आधा लेना होता है, क्योंकि 3D नेटवर्क है ये। तो बताया ना, पूरा इसकी सर्जरी करूंगा बाकायदे, पूरा पूरा एक एक चीज ओपन करूंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, जहाँ स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, समझ लो कि वहां से अपने से बेटर कोई और नहीं होगा। बात शहर की नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर चलिए, SiO4 माइनस में कौन सा होगा सर? पायरोसिलिकेट, लीनियर चेन सिलिकेट, थ्री आर्थोसिलिकेट, डायमेंशनल के? आर्थोसिलिकेट। सर ऑप्शन में बता दीजिए, जैसे है मतलब ऑप्शन है शीट सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट और लीनियर चेन सिलिकेट। किसमें? SiO4 और होल पे 4 माइनस। SiO4 में ना ये आर्थोसिलिकेट होता है, एक ही मॉलिक्यूल में तो ये सिमट जाता है। क्या क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन दे शीट सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट और लीनियर चेन सिलिकेट। लीनियर चेन नहीं है, पायरो भी नहीं है। और और कौन सा है? तो थ्री डायमेंशनल और शीट सिलिकेट। सीट में भी ये नहीं आएगा। तो sp3 ये टेट्राहेड्रल है, तो 3 डायमेंशनल में से बेटर ऑप्शन SiO2 है। यस सर, SiO SiO2 SI होगा उसमें। हाँ, SiO2 है 3 डायमेंशनल में। SiO4 के हिसाब से देखा जाए तो अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नहीं है जो तुम बता रहे हो, कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा यस सर। हम्म, ये एक सर टेट्राहेड्रल आंसर इसका शीट सिलिकेट दिया एक्चुअली। SiO4 में SiO4 सीट नहीं बनाएगा। यस सर। सीट सिलिकेट में SiO3 करके आएगा, ठीक है, SiO4 नहीं आएगा। सर शीट सिलिकेट पूछा है तो प्लेनर होगा ना? हाँ, वो प्लेनर टाइप का लेकिन बनेगा। सर यहाँ पे तो मेंशन ही कर रखा है टेट्राहेड्रल, तो वैसे भी 3D ज्योमेट्री होनी चाहिए। नहीं नहीं, टेट्राहेड्रल का मतलब ये हो गया ना कि 3D ज्योमेट्री तो होगी, लेकिन ये आगे नेटवर्क नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल बनकर खत्म हो जा रहा है। हाँ यस नहीं सर। समझे? ये 3D नेटवर्क होगा। यहाँ भी तो टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, दोनों में फर्क क्या है? SiO2 में ये 3D नेटवर्क है, पूरा बढ़ेगा आगे। यस सर। और ये SiO4 बना के एक टेट्राहेड्रल यूनिट बना के फिनिश हो जाएगा। तो इसको टेट्राहेड्रल यूनिट बोलेंगे, ये नेटवर्क में नहीं जा पाएगा। और ये जो SiO2 है पूरा 3D नेटवर्क में जाएगा। नहीं समझे? तो ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यस ये जो SiO2 है पॉलीमेरिक फॉर्म में है, और ये जो SiO4 है मोनोमर है, एक ही मॉलिक्यूल बन के रह जाएगा। ठीक है ना? यस सर। हम्म। नहीं नहीं, एग्जैक्ट हार्डनेस सेम नहीं होती है, सिमिलर होती है हार्डनेस में, क्योंकि वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो अलग अलग बॉन्ड की एनर्जी है। तो सेम हार्डनेस तो नहीं आएगा। लेकिन 3D नेटवर्क जैसे बाकी के कंपेरिजन में ये क्या होते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं बाकी कंपाउंड्स की कंपेरिजन में। बट एकदम सेम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी आती है, यहाँ SiO बॉन्ड एनर्जी है, दोनों के बॉन्ड एनर्जी में फर्क है। तो इनके हार्डनेस में भी फर्क है, ऐसी बात नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब सोच रहे हैं ना बाहर में फिर छोटा करना पड़ेगा।
तो तब तक हम इसको सही कर देंगे क्योंकि हो चुका है। चलिए, तो कहाँ तक कराया था बताना जरा, क्या था भाई, मुझे दिखाना जरा। अच्छा, बीएमपी पढ़ा रहे थे, हो गया था क्या? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बीएमपी कर दिया था, ठीक है। मैं बता रहा था कि इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ बनाऊंगा, तो चलिए इससे इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ बना लेते हैं भाई। बीएमपी और उन सबका फार्मूला याद हो गया सबको? बीआरएमएस में क्या था, √3 RT/m था। बीएमपी में क्या था, 2 RT/m था, √2 RT/m। और एवरेज वाले में ये लिखाया हुआ है 8 RT/πm था, कह रहा भी नहीं बताया है कि नहीं, बताओ। हो गया, दिख गया होगा, दिख गया ना? बीएमपी हो गया था ना? चलिए कुछ ग्राफ बना देते हैं भाई इसका। बीएमपी, अच्छा तीनों ग्राफ को थोड़ा पहले तो कंपेयर करते हैं। अब एक नोट करके लिखना, तीनों तीनों वेलोसिटी को मैं एक साथ दिखाने जा रहा हूं ग्राफ में। अगर मैं, हमने क्या किया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट कर रहे हैं, जिसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होता है पीक पर वही बीएमपी बनता है कि नहीं, जिसके फॉलोअर ज्यादा होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसका ज्यादा होगा बताओ? अच्छा बताओ, मैं तीन तरह के वेलोसिटी का नाम दे रहा हूँ, बीआरएमएस, बीएमपी और बी एवरेज। आपको पता है उनमें से बीएमपी की डिफिनीशन जो थी ना, वेलोसिटी भले कम ज्यादा हो लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे उसके ज्यादा। तो अगर मॉलिक्यूल के नंबर ज्यादा होंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा ही आएगा। अरे जिसके नंबर ज्यादा हैं मॉलिक्यूल के, उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में ग्राफ बनाऊं, किसमें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में और वेलोसिटी में ग्राफ बनाऊं, तो यहां पर ऐसे लिख रहा हूं N/NT, समझ गए होगे? N/NT क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और किसमें ग्राफ बना रहा हूं मैं, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी में ग्राफ बना रहा हूं। तो अगर मैं N/NT और वेलोसिटी यानी स्पीड में ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ग्राफ देखना, इसका नेचर पहचान लेना। पहले क्या होगा, ग्राफ इसका बढ़ेगा, पीक पे जाएगा, फिर घटेगा, यही वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, और इसलिए ग्राफ ऐसा बनता है क्योंकि मैक्सवेल ने जो वेलोसिटी वाला कर्व का जो डेरिवेशन किया था ना, ठीक है, उसमें एक्चुअली दो दो फंक्शन है। फंक्शन अगर लिखूंगा ना तो देख के डर लग जाएगा, याद तो करना दूर की बात है। उसमें एक स्क्वायर वाला फंक्शन है, स्क्वायर का मतलब कुछ इस तरह का, जैसे स्क्वायर किसी समथिंग का स्क्वायर आएगा। और दूसरा एक बड़ा सा टर्म आएगा एक्सपोनेंशियल का। किसका टर्म आएगा, यानी दो स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन होता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन बनेगा ये। और दोनों ग्राफ का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पहले स्क्वायर वाले के हिसाब से ग्राफ पहले ऊपर चलता है, ऐसे ग्राफ पहले ऊपर चढ़ेगा, और फिर एक्सपोनेंशियल के हिसाब से ऐसे नीचे घटेगा। तो ये इसका मेन ग्राफ होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड में जब भी ग्राफ बनाएंगे ना, तो इस तरह से क्या ग्राफ बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। तो करण बाबा तुम्हारा ध्यान किधर है, मुझे खबर है। तो चलो देखो जरा, ये फ्रैक्शन ऑफ क्या है, ये मॉलिक्यूल है और ये स्पीड है, ये बना। अच्छा बताओ, इसमें से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे पीक पर। और पीक पर, जिस पीक पर अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो पीक के हिसाब से जो वेलोसिटी आएगी, दिस इज द बीएमपी। बीएमपी है, बीएमपी का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी ज्यादा आएगी, मॉलिक्यूल के नंबर ज्यादा होते हैं। तो ऊपर तक गया है, देख लो, नंबर ज्यादा देखना है। ठीक है, अब ये तो पीक वाला जो वेलोसिटी है वो क्या है, बीएमपी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर सबसे ज्यादा थे। और जब ज्यादा मॉलिक्यूल वाले जिस वेलोसिटी से चलेंगे उसका नाम क्या दे दिया मैंने, बीएमपी। दो वेलोसिटी और है, आरएमएस और क्या। अब क्या करेंगे, बताइए।
अब अगर ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, अभी बताता हूं कि बाकी दोनों वेलोसिटी इसके आगे बनना चाहिए या इसके पीछे बनना चाहिए, क्या है। तो जल्दी से हम बीआरएमएस लिख रहे हैं बगल में, थोड़ा सा स्पेस हल्का सा छोड़ना है ऐसे, और बीआरएमएस का पहले फार्मूला लिखो √3 RT/m, और बीएमपी लिखो √2 RT/m, और आप लिखिए कौन सा 2 RT/m नहीं लिखा था बीएमपी का, मैथमेटिकली वो एक लाइन ऐड कर देना जैसे बाकी में ऐड करते थे। बीएमपी का जो मैथमेटिकली फार्मूला आएगा ना, जैसे बाकी का हमने डायरेक्ट लिखा था ना, तो वैसे इसका भी 2 RT/m आएगा। यहाँ भी वही मोलर मास के इनवर्सली और टेम्परेचर के डायरेक्टली एकदम सिमिलर चलेगा केस, बस थोड़ा सा कांस्टेंट टर्म हल्का सा अलग है बस। और बी एवरेज में क्या आएगा 8 RT/m। तो चलिए ये तीनों फार्मूले आपको सामने दिख रहे हैं, तो तीनों का डेटा देख के तुम्हें कौन सा लग रहा है, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है। देखो जरा आप कंपेयर करो, आप यहां से इसमें 3 RT/m है, तो बताओ RT/m तो सब में कॉमन है। अगर RT/m को हटा दें तो यहाँ √3 है, और यहाँ क्या होगा √2, और यहाँ होगा √8/पाई। तो √3 और √2 और √8 अपान क्या पाई, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14, और 8/3.14। आप समझ सकते हो कि क्या आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ √3 है, और ये √2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये √3 है, और ये √2 है। तो सबसे ज्यादा कौन दिखेगा, बीआरएमएस दिखेगा। इसका मतलब अगर हम तीनों वेलोसिटी में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बीआरएमएस की वैल्यू है, उसके बाद एवरेज की, और सबसे कम बीएमपी की। तो देख बीएमपी की वैल्यू कम है, और बीएमपी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। डिफिनीशन में देख नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे, फॉलोवर ज्यादा थे, वेलोसिटी तो कम ही आ रही है तीनों में आपस में, तीनों में आपस में कम आ रही है, तीनों में आपस में कम आ रही है। तो किस कौन सी वेलोसिटी तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा दिख रही है वीआरएमएस। इसको 60 फॉर्म में, इसको 60 फॉर्म में हाँ राम के नाम से याद कर सकते हो। आर मतलब रूट मीन स्क्वायर, ए मतलब एवरेज, एम मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो राम, राम नाम ही काफी, ठीक है। आर एवरेज रूट मीन, और ए क्या एवरेज, एम मोस्ट प्रोबेबल। किसकी वैल्यू ज्यादा है, रूट मीन स्क्वायर की। तो सुनो ग्राफ देखो जरा, अब चलते हैं वापस ऊपर वाले ग्राफ में। अच्छा एक बात बताना, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से सोचना, यहां से लेकर के ये बीएमपी है, यही सबसे कम है, उसके आगे जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे। इसका मतलब अगर हम यहां एक वेलोसिटी बनाए और एक वेलोसिटी और बनाए हम यहां, तो ये कौन होगा एवरेज, और ये कौन होगा, और आगे ही मिलेगा। तो ये है वी एवरेज, और ये क्या है वीआरएमएस। तो जो पीक है वो बीएमपी बता रहा, पीक का जो पीक के आगे एवरेज, उससे भी आगे आरएमएस आएगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू, अगर कोई ग्राफ बना हुआ, 3 ग्राफ बना हुआ, अगर पीक वाला बीएमपी चुन लेना, पीक के जस्ट आगे वाला एवरेज, और उससे आगे वाला बीआरएमएस, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा, क्योंकि बीएमपी में बीएमपी की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, तो सब ये इधर वेलोसिटी इधर से इधर नापी जाएगी ना भाई, एक्सिस पे, एक्स की तरफ से। तो यहाँ जाएंगे पहले बीएमपी मिलेगा, उसके बाद एवरेज, और आगे जाने पर बीआरएमएस मिलेगा, क्योंकि बीआरएमएस की वैल्यू क्या है ज्यादा है, ठीक है। अच्छा एक की वैल्यू दे करके दूसरे की वैल्यू कभी कभी पूछेगा, तो यहां से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। या मैं एक डेटा लिख दे रहा हूं √3 √2, और यहाँ क्या आएगा √8/पाई, सबकी वैल्यू सॉल्व करना। तो अगर मैं जो डेटा लिखने जा रहा हूं ना, मैं वीआरएमएस को 1 मान के लिखने जा रहा हूं। अगर वीआरएमएस 1 होगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है कौन वीआरएमएस, तो बाकी वैल्यू क्या होंगी उससे छोटी होंगी। तो अगर बीआरएमएस को 1 मानेंगे तो बाकी 1 से छोटी होंगी, क्या होंगी चलो बता देते हैं। तो ये यहां तक लिखा, अब आगे यहां पर आप ऐड करोगे, देखना अगर मैं यहां पर बीआरएमएस की बात करूं, और उसके बाद बी एवरेज की बात करूं, बीएमपी की बात करूं, सबसे बड़ा कौन है बीआरएमएस। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो बी एवरेज कितना होगा 1 से कम, और अगर ये 1 है तो जानते हो ये 0.92 आएगा, और ये 0.82 आएगा। और ये वैल्यू याद करने लायक है, इसलिए ये डेटा आपको दिख रहा है, देख लेना।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बीआरएमएस और बी एवरेज में रिलेशन चाहिए तो कैसे निकालेगा? अरे बीआरएमएस अपान बी एवरेज इज इक्वल टू 1/0.92। ये रेशियो याद करो ना, एक दिया तो दूसरा नहीं पता चल जाएगा। या बी एवरेज और बीएमपी में चाहिए तो बी एवरेज अपान बीएमपी इज इक्वल टू 0.92 अपान 0.82। किसी दो का एक का दिया दूसरे का निकाल लो, निकाल लेगा। या मान लो बीआरएमएस का और किसका चाहिए मेरे को, बीएमपी का चाहिए, तो बीआरएमएस 1 है और एवरेज कितना है, सॉरी बीएमपी कितना है 0.82। किसी दो का रेशियो ऐसे बना लो, एक दिया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। कितने टाइम्स, अगर बी एवरेज दिया है तो बीआरएमएस बी एवरेज अपान 0.92 हो जाएगा ना। तो सिंपल है, निकाल लेंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये वैल्यू मैंने लिखा दी है, लेकिन ये जो मैंने वैल्यू लिखाई है वो बीआरएमएस को क्या मान के लिखाई है, 1 मान के। कोई बी एवरेज या बीएमपी को भी 1 मान के निकाल सकता है। अगर तुम मानना चाहते हो कि नहीं सर हम बीएमपी को 1 मानेंगे तो 0.82 से सबको डिवाइड कर देना। एक कोई डेटा याद रखो यार। तो मुझे तो ये आसान लगा तो मैंने यही बना लिया याद करने लायक, क्योंकि अगर एक 1 है रूट मीन स्क्वायर तो बाकी वाले 1 से कम होंगे, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा बड़ा है। तो बाकी 0.92 है, उससे छोटा वाला 0.82 है। अब अगर किसी को पता चलेगा नहीं सर हम दूसरा डेटा यूज करेंगे, हम कहेंगे भैया कर लेना, अगर बीआरएमएस और बी एवरेज है और कौन है ये बीएमपी, ये वैल्यू आपको पता है, ये 1 है या 0.92 है और ये क्या है 0.82। मैंने आपसे बोला, किसी ने बोला नहीं बीएमपी को हम 1 माने तो वो ये कब 1 आएगा, जब 0.8 से डिवाइड कर देना। तो इसको 0.82 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आएगा 0.92 अपान 0.82। सॉल्व करना कितना आएगा, अब इसको 1 अपान 0.82 करना, देखो कितना आ रहा है। ये 1 आएगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग, ये उससे भी बड़ा आएगा 1 पॉइंट समथिंग। डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, एग्जैक्टली लिख देते हैं वो डेटा। हम उसको कोई एक याद रखना, अपने आप क्रिएट हो जाएगा भाई। हम एक याद कर रखे हैं, जब बीआरएमएस को 1 माना है, ये कितना आ रहा है 1.12। इसका बता दो डेसिमल के 2 प्लेस तक 1 पॉइंट, देख लेना। ये किसको एवरेज किसको 1 मान के किया मैंने, बीएमपी को 1 मान के किया है ना। अगर हम बी एवरेज को 1 मानते तो इसका भी बता दो जरा। तो 0.92 से डिवाइड करते, यहाँ 1 आ जाता, और यहाँ 0.82 पान 0.92, ये 1 से कम आएगा, और ये आएगा 1 से थोड़ा बड़ा। इसका बता दो कितना आ रहा है, ये 0.89, और ये 1 से बड़ा आएगा 1 पॉइंट समथिंग, बताओ कितना। वन पॉइंट 1.0 1.09 करें, चलो कर दें। तो यार ये किसी को 1 मान के कर लेना भाई, लेकिन मुझे जो याद है वो कौन है, बीआरएमएस को जब मैंने 1 माना तो एवरेज कितना हो गया 0.92, बीएमपी 0.82, मतलब 1 92 82 उधर है। अब देख लेना, अब जो भी है तो तीनों मैंने लिखा दिया, तो मैंने ऐसा काम ही नहीं किया कि एक ही है, मैंने तो तीनों बना दिया उसी के आधार पे। तो कभी कभी क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखाया है कि ये क्या क्या है, तो मैंने वीआरएमएस को 1 मान के डेटा दिया, क्वेश्चन में उसने पूछ लिया है बी एवरेज को 1 मान के, तो डेटा बदल जाएगा फिर। तो अगर बी एवरेज को उसने 1 माना है तो इसका मतलब ये रूट मीन 1 से बड़ा होगा और ये 1 से छोटा होगा। और कितना है एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हो, एक का दिया है तो दूसरे का तो रेशियो के फॉर्म में आप निकाल सकते हो, तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये मैंने ना तीनों वैल्यू को कंपेयर कर दिया, और याद रहे उल्टा सीधा मत कर देना, राम नाम ही काफी है, आर बड़ा है ए से, ए बड़ा है एम से, ठीक है, तो उसी आधार पे कर लेना। और अगर हम आर को 1 मानेंगे तो ए होगा 0.92, एम होगा 0.82, या अब उसी को डिवाइड कर करके किसी को 1 मान के कर सकते हो आप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं ना, उसको भी थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं कि कैसे करना है। तो चलिए, अब एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड में मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, एक से ज्यादा ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताना है उसके टेम्परेचर को, उसके बताना है मोलर मास को रिलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली थ्योरी में क्रिएट कर रहा हूं मैं। एक अगला एग्जांपल लिखेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे स्पीड और किसमें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में, एन अपान एन टी लिखेंगे ऐसे, फ्रैक्शन ऑफ क्या
मॉलिक्यूल वगैरह लिखेंगे। मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, एक दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, ये 3 ग्राफ ऐसे बना हुआ है, 3 ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ को देख के मुझे कौन बताएगा कि तीनों ग्राफ में से 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं। इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3। ग्राफ 1 2 3 3 ग्राफ हैं। तीनों ग्राफ में से मेरे को बताएगा किसका बीएमपी ज्यादा है। हाँ, सर फर्स्ट वाला। थर्ड का बीएमपी ज्यादा है। बीएमपी इधर से मेजर किया जाता है, ये है बीएमपी। सेकंड वाले का बीएमपी ये है, फर्स्ट वाले का बीएमपी ये है। नहीं समझ में आया? हाइट तो बताएगा कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जहां हैं वहां से बीएमपी बनेगा। तो बीएमपी गिरेगा कहां पे? वॉल्यूम एक्सिस पर उसकी लेंथ नापेंगे ना। हाँ, वो इसीलिए तो पूछता है वो, क्योंकि बीएमपी में क्या करता है ना, हर वैल्यू हाइट ज्यादा देख के वही बीएमपी बोल देता है। हाइट जब ज्यादा है ना वहां बीएमपी बनेगा। तो सब में तो एक पीक है ना, तो सबका अपने पीक के हिसाब से जो वेलोसिटी आएगी वो बीएमपी है। तो पहले वाले पीक के हिसाब से बीएमपी इधर कम पे गिर रहा है, दूसरे वाले पीक के हिसाब से बीएमपी और आगे जा रहा है, तीसरे वाले पीक के हिसाब से बीएमपी और आगे गया। किसका बीएमपी ज्यादा हुआ? थर्ड का। तो अगर मैं नाम लिखूं ना तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए बीएमपी 3, इसका नाम लिखना चाहिए मुझे बीएमपी 2, इसका नाम लिखना चाहिए बीएमपी 1। कौन ज्यादा दिख रहा है? बीएमपी 3 इज ग्रेटर देन बीएमपी 2 इज ग्रेटर देन बीएमपी 1। आपको मैं बताऊं, पीक केवल ये बताएगा कि बीएमपी बन रहा वहां पे, पीक केवल ये बताएगा कि बीएमपी बन रहा। अब बीएमपी तीनों दिखा दो क्या, यहाँ 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 तीनों का बीएमपी बना, और नापो ऐसे चल के स्पीड की तरफ आगे बढ़ो, देखो किसका बीएमपी आगे मिल रहा है, वहां से कंपेयर करना है बीएमपी को। हाइट देख के कंपेयर नहीं करना है, हाइट तो खाली बताएगा कि बीएमपी यहाँ बनेगा। हाइट के हिसाब से पहला बीएमपी दूसरे का पीक है वो बीएमपी बताएगा, तीसरे का पीक ये बीएमपी बताएगा। अब बीएमपी मेजर करना है तो वेलोसिटी की तरफ मूव करो ना, ये इसका मामला है। तो यहां से ग्राफ पूछेगा, तो बताओ बीएमपी का ऑर्डर निकल गया। और सारी दुनिया को पता है, तीनों ग्राफ में से टेम्परेचर दे रहा हूं। ये T1 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है, क्योंकि 1 वाला ग्राफ है T1, दूसरा वाला T2 है, तीसरा वाला टेम्परेचर T3। मुझे T1 T2 T3 को अरेंज करो, कौन कम कौन ज्यादा, आंसर दो। यस, सबको पता है, दुनिया का कोई भी वेलोसिटी हो, बीआरएमएस बीएमपी सब क्या होता है, √T/m। जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। और मोलर मास बता दो तीनों का। अगर तीनों गैस अलग अलग हैं, गैस 1 गैस 2 गैस 3 है, तो किस गैस का मोलर मास ज्यादा? M3 का कम हो जाएगा M2 और M1, क्योंकि बीएमपी के हिसाब से टेम्परेचर डायरेक्टली है, मोलर मास इनवर्सली है। तो जिसका बीएमपी ज्यादा है उसका मोलर मास कम, समझे ना? तो ऐसे कंपेयर कराएगा। तो एक क्वेश्चन ये था, ये एक क्वेश्चन था, 3 ग्राफ बनाया है, तीनों का टेम्परेचर बता देंगे और तीनों का बीएमपी। तो सबसे पहला टारगेट करोगे बीएमपी पे, बीएमपी का डेटा जैसे पता चलेगा टेम्परेचर और मोलर मास अपने आप निकल जाएंगे या रिलेट हो जाएंगे। हाँ, किसमें? हाँ हाँ, वो ग्राफ जो बनता है ना उसी हिसाब से होता है कि वेलोसिटी 0 रखने पर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं, सुनो जरा। अब इसमें से ना ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा भैया, तो देख लेना, गड़बड़ नहीं करना है फिर, है ना। बीएमपी, मोलर मास और टेम्परेचर सारे रिलेट हो जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, ये पूरी ये पूरा जो सीन था ना, ये जो पूरा सीन था वो किसका था? आइडियल गैस की पूरी कहानी यहां तक थी। आइडियल गैस की हमने थ्योरी पढ़ी थी केटीजी, उसमें कुछ पॉस्टुलेट्स थे। उसके अंदर 3 तरह की वेलोसिटी आई, तीनों तरह की वेलोसिटी को डिफाइन किया, तीनों तरह की वेलोसिटी का रिलेशन दिया आपस में, और वेलोसिटी को मैंने ग्राफ से समझाया भी। ये सारी चीजें चल रही थी। यहां तक जो जर्नी थी वो किसकी थी? आइडियल गैस की। ठीक है, अब आगे की जर्नी जो थोड़ा सा शुरू होगी ना,
वो होगी रियल गैस से रिलेटेड चलेंगी क्या, रियल गैस की जर्नी चलेगी। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, एक जरा टारगेट देना, कोई लाया है क्या, एक हेडिंग डालना जरा, एक हेडिंग डाल देना, आइडियल वर्सेस रियल गैस का ना एक ग्राफ में कंपेयर कराना चाह रहा हूं। एक नोट करके लिख देना भाई, एक नोट करके लिखना, आइडियल और रियल गैस को मैं कंपेयर कराना चाह रहा हूं मैं, आइडियल गैस और रियल गैस का एक ग्राफ कंपेयर कराना चाह रहा हूं मैं। प्रेशर वॉल्यूम में एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो एक प्रेशर वॉल्यूम में एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, और उस ग्राफ से हम लोग देखेंगे ऐसे बनाना वॉल्यूम, और ये बनाना क्या, प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस बनाना, वॉल्यूम एक्सिस बनाना, आपको पता है कि आइडियल गैस में प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन आता है तो हाइपरबोला ही बनता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये जो दोनों ग्राफ हैं, एक रियल का मैं सोचूंगा, एक मैं आइडियल का सोचूंगा, एक रियल का सोचूंगा मैं और एक क्या, आइडियल का सोचूंगा, तो दो ग्राफ बनाएंगे, और एक ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसा टाइप का, और दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक जगह पे। अब इन्हीं में से एक रियल का है, किसका है, आइडियल का ग्राफ है। तो ध्यान रखना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर वाला ग्राफ है वो रियल का है, और इंटरसेक्शन के जो नीचे वाला ग्राफ है वो आई फॉर आइडियल का है। तो रियल आइडियल एक जगह पे जाके क्या किए, इंटरसेक्ट। अच्छा सुनो, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद जब दोनों ग्राफ नीचे चलते हैं ना, बड़ा क्लोज होके चलते हैं, यहीं पर एक छोटा सा कंडीशन बनेगा। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को भी वैसे ही फील करा देता हूं, थोड़ा सा क्लोज करके बनाना। ये ऐसे चलेगा तो ये भी थोड़ा सा ऐसे क्लोज होते हुए चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बहुत ही क्लोज होके चलेगा ऐसे। अच्छा, ऊपर डिफरेंस है, थोड़ा सा गैप ज्यादा है, इंटरसेक्शन के ऊपर गैप ज्यादा है, दूर दूर है वो, लेकिन जब इंटरसेप्ट करके आगे बढ़ेंगे ना तो बड़ा क्लोज होके चलेंगे। तो समझो जरा। अच्छा, मैं ऊपर की तरफ जाएं तो क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ऊपर किसको मेजर किया गया, प्रेशर को। और जब नीचे आऊंगा तो लो प्रेशर बोलेंगे। तो मान के ऐसे करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा, उसके ऊपर मानते हैं हाई प्रेशर, और इंटरसेक्शन के नीचे मानते हैं लो प्रेशर, ऐसी बाउंड्री बना दी गई। तो समझो जरा, इसके ऊपर हम क्या नाम देंगे, एचपी, हाई प्रेशर, और इस इंटरसेक्शन के नीचे का नाम देंगे एलपी, बोले तो लो प्रेशर। तो बताना जरा, अगर मैं हाई प्रेशर पे वॉल्यूम एक्सिस की तरफ बढ़ूं तो किसका वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है मुझे, रियल का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है। किधर मैं बढ़ रहा हूं, वॉल्यूम एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूं, कब, हाई प्रेशर पे। तो यहां एक कंडीशन बनेगा, यही स्टेटमेंट आएगा तुम्हें, एट हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, कब, एट हाई प्रेशर। अब सवाल आएगा लो प्रेशर पे, ना लेस नहीं करना, मैं बता रहा हूं, लो प्रेशर पे दोनों क्या हुए, कटे, जहां इंटरसेक्ट किया वहां बराबर आ गया वॉल्यूम, और अगर यहां वॉल्यूम बराबर आ गया तो उसके आगे वाले लो प्रेशर पे भी तो बहुत कम डिफरेंस आएगा ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल बोलेंगे। तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल, यही आंसर आपको स्टेटमेंट में टिक करना पड़ेगा। अगर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जब ये ऐसे ऊपर नीचे होते हैं ना, तो जब लाइन खींचेंगे ना तो वॉल्यूम में डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट ही आएगा, आपको स्टेटमेंट आएगा, लाइन बनाएगा, वो लाइन बनाएगा, एट हाई प्रेशर पे क्या करना है, रियल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर लो प्रेशर की बात करेगा तो ऑलमोस्ट क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। और एक्चुअली यार वो एकदम पास में है, हल्का सा मतलब टच तो नहीं करता है, बट एकदम टच करने के करीब होता है, तो टच करने के करीब होगा तो आप कांस्टेंट मानोगे ना, तो उसी वही है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ क्या चलेगा, आइडियल चलेगा। तो यही वाला स्टेटमेंट आंसर देना। तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है आइडियल से, कब, हाई प्रेशर पे, लेकिन जब हम लो प्रेशर पे चले आते हैं तब बराबर हो जाता है। और ये दोनों में डिफरेंस है, और यही वाला पॉइंट आपके पास क्वेश्चन बनाएगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको, चलिए यहां तक की जर्नी थी कौन सी, आइडियल और किसकी, रियल की। थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दिया, एक क्वेश्चन बनता है प्रेशर वॉल्यूम में रियल और आइडियल पे। तो कभी कई बार तो ऐसे पूछा है, इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया है, कई बार तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है, वॉल्यूम है और ये क्या है, प्रेशर, और दो ग्राफ बना दिया है।
ऐसे दो ग्राफ बना दिया था और पूछ लिया था इनमें से कौन आइडियल है कौन रियल है, केवल आईसीसी बना दिया क्वेश्चन। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के ऊपर रियल और नीचे वाला, तो रियल वाला यहां चला गया, आइडियल वाला। इंटरसेक्शन के नीचे वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम लगभग सेम माना जाता है इंटरसेक्शन से नीचे। और इंटरसेक्शन वाले को क्या माना जाता है, इसके ऊपर हाई प्रेशर और इसके नीचे लो प्रेशर बोला जाता है। तो कई बार एक आध बार तो क्वेश्चन उसी पे आ गया कि पहचानो कौन सा ग्राफ रियल का है कौन सा आइडियल का है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला, हाँ ये लो है, यहीं पर तो बता रहा हूं एट लो प्रेशर पे, और इससे नीचे सब लो ही प्रेशर है, सारे लो प्रेशर पे। भैया ये जो मैंने बताया था ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे तो दोनों एग्जैक्ट मिल गए हैं, अनएग्जैक्ट बराबर हैं। और उससे नीचे भी जाओगे तो ऑलमोस्ट बराबर, मतलब बराबर मानना है सीधा सीधा। जब डिफरेंस जोनों में ज्यादा ना हो तो क्या मानेंगे, ऑलमोस्ट सेम, तो सेम ही आंसर देना है किसका। हाँ, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जब टेम्परेचर क्या मान के करते हैं, कांस्टेंट मान के करते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम में दो गैस के लिए ग्राफ बना हुआ है, एक रियल एक क्या आइडियल। इसका मतलब आप समझ गए ना, सुन लो पहले ध्यान से। इसका मतलब क्या है, जो रियल था वही आइडियल है, एक कंडीशन है कि नहीं। अगर हम प्रेशर को लो कर दें तो दोनों रियल आइडियल सब सेम हो जाएगा, और अगर प्रेशर को बदल दें तो रियल आइडियल अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब रियल आइडियल में हमने एक एज्यूमशन किया है, हमने एक कंडीशन शर्तें लागू की है, हमने एक शर्तें लागू की है कि अगर हाई प्रेशर होगा तब तो रियल आइडियल अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर हम उसको प्रेशर को क्या कर दें, लो कर दें, तो दुनिया में कुछ भी रियल आइडियल नहीं, सब एक जैसा हो जाएगा, सब कुछ आइडियल बन जाएगा ना। तो आइडियल हमेशा होता है आइडियल की, आइडियल मानते अंडर कंडीशन है, अंडर कंडीशन है। प्रेशर को लो कर दो तो गैस क्या है आइडियल, प्रेशर को हाई कर दो तो कुछ भी आइडियल नहीं है, कुछ भी क्या आइडियल नहीं है, सब कुछ रियल है, क्योंकि कोई गैस इक्वेशन फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए हमने बोला था कि जब हम आइडियल मानते हैं तो वो कंडीशनल मानते हैं, और हमेशा कोई आइडियल नहीं होती है, कुछ कंडीशन लगा करके उसको क्या अज्यूम किया जाता है आइडियल। इसलिए दुनिया में आइडियल की कंडीशन बहुत ही, मतलब जो हमने होती है ना तो हमने अज्यूम करते हैं, ऐसा रियल में नहीं है। रियल में मतलब रियल ही गैस है सब कुछ, लेकिन उसको आइडियल बनाना है तो कुछ कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। आप क्या ले दीजिए, हाई टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर लो कर दीजिए, अपने आप सारी गैसेस क्या बन जाएंगी आइडियल। लेकिन अगर कंडीशन हटा दीजिए, सब कुछ रियल है, सब कुछ क्या है रियल है। तो अब आइडियल की कहानी हम लोगों ने कर लिया है। एक चीज इसके ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि हाई प्रेशर पे रियल आइडियल अलग अलग है, यानी सब कुछ रियल है, कोई आइडियल नहीं बचा। लेकिन जब लो प्रेशर पे जाएंगे तो रियल आइडियल सब एक हो जाएगा, मतलब सब कुछ आइडियल है। तो गैसेस आइडियल कब होती हैं, लो प्रेशर पे, और अगर लो प्रेशर नहीं है तो रियल है फिर। तो ग्राफ से भी दिख रहा है, वही आपको दिमाग में रखना है, उसी हिसाब से करना। आप चलते हैं हम ना, इसकी थ्योरीज पे चलते हैं। अब हम रियल गैस का इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग पड़ेगी अब क्या, रियल गैस और आइडियल गैस। तो रियल गैस और आइडियल गैस के ना पोस्टुलेट्स जो हमने बनाए थे ना, मैं उसी में करेक्शन करने जा रहा हूं। तो एक कॉलम ऐसे बनाइएगा, एक कॉलम बना लेते हैं, उसमें से हम बात करते हैं ना। एक तरफ लिखिएगा रियल गैस, सॉरी पहले तो आइडियल लिखिए क्योंकि आइडियल आपने जाना था। दूसरा स्टेट, दूसरा सेगमेंट बनाइए रियल का। एक आप लिखिए किसका, आइडियल गैस, और इधर अपने पास एक कहानी आएगी किसकी, रियल गैस की। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस की दुनिया समझते हैं। बहुत ज्यादा पॉइंट आपको, आइडियल गैस के सारे पॉइंट आप जानते हो, उन्हीं में से दो तीन पॉइंट मेन है, वही पकड़ना है आपको। उसी में को हमने अज्यूम किया था तो वो आइडियल बना था, वही दोनों पॉइंट फिर से हाईलाइट करने हैं, और वही दोनों पॉइंट रियल में हटा देने हैं। ठीक है, तो समझो जरा। आइडियल गैस में आप जानते हो पहला पॉइंट है कि कोई भी गैस आइडियल कब बनती है, जब वो किस लॉ को फॉलो करे, हाँ गैस लॉ को ओबे करे। तो लिख दीजिएगा भैया, ये क्या होता, ओबे दी क्या, ओबे दी गैस लॉ। ये गैस लॉ को ओबे कर रहा था, और ओबे को, गैस को लॉ को ओबे करेगा तो पीवी इक्वल टू एनआरडी को फॉलो करेगा। दूसरा एक पॉइंट आपने क्या माना था इसमें आइडियल में, आइडियल में सबसे बड़ी बात दो चीजें हैं। एक तो माना था कि इसके बीच में अट्रैक्शन क्या था, नेग्लिजिबल था। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी बोलेगा कोई,
सीधे इंटरेक्शन की बात कर सकते हो। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे क्या था, नेग्लिजिबल था। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमने यहाँ पर क्या मान लिया था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वर्ड लिखिए, ऐसे लिख दीजिए ऑलमोस्ट जीरो, ऐसा माना था हमने। हालांकि ऐसा होता नहीं कि जीरो हो, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम होता था, तो नेग्लेक्ट करके हम इसको आइडियल बना लेते थे। एक और आपने माना था, खासकर वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ गैसियस, गैस नहीं, गैसियस मॉलिक्यूल, गैस के खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या था, नेग्लिजिबल था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हाँ, आइडियल गैस का, और इसमें मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, गैस मत लिखना खाली, गैस लिख देगा तब तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही आ जाएगा पूरा। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, इनको नेग्लिजिबल किया था, यानी जीरो माना था। हाँ, कंपेयर टू, ये सब कहानी बताए। ये 3 पॉइंट मेन आप बनाइए, बाकी तो आप जानते थे केटीजी में थ्योरीज व्यूरीज और भी पढ़े थे, ये वो दुनिया भर का। हाँ, नहीं, गैस तो कोई भी हो, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होनी है, क्योंकि फ्री टू मूव होता है ना। हाँ, कोलिजन वगैरह हाँ आइडियल गैस में किया था, हालांकि उसका रोल नहीं है, केवल इसी दोनों से रियल को डिफाइन करेंगे, केवल इन्हीं 2 पॉइंट से रियल में करेक्शन लाएंगे, तो चलिए अपने आप और रियल का मामला आ जाएगा इन्हीं दोनों। अच्छा बताओ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमने क्या किया था, जीरो नेगलेक्ट किया था, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल को भी क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। इसी दोनों को हम फिर से कुछ ना कुछ मान ले कि नहीं नहीं जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स है और कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है। अगर इन्हीं दोनों को फिर से हम अज्यूम कर लें कि नहीं नहीं नेगलेक्ट नहीं करना है, हम इसको कंसीडर करेंगे, तो जब इसको कंसीडर कर लेंगे तो सब कुछ क्या बन जाएगा फिर, रियल। सब कुछ क्या बन जाएगा, रियल। तो रियल वाले में क्या होगा, ओबे द गैस लॉ, नॉट ओबे द गैस लॉ। तो लिख देना भैया यहाँ पर, नॉट ओबे द गैस लॉ। इसमें नॉट ओबे द गैस लॉ, जो गैस लॉ आपने बनाया है उनको ओबे नहीं करेगा, मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आएगा कि नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा। दूसरा, कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे तुमने जीरो माना था, वहां पे क्या लिखना है, हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हैविंग सम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जीरो नहीं होगा, कंसिडरेबल होगा, मतलब आप कंसीडर करेंगे, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा, रियल गैस जो होगा ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल इज कंसिडरेबल, इज क्या, कंसिडरेबल, मतलब नेग्लेजिबल नहीं है, कंसिडरेबल है, यानी कंसिडर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडरेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉट कंसिडरेबल है भैया, सॉरी, कंसिडरेबल है, इसको कंसीडर हम करेंगे। और एक पॉइंट और आएगा, वॉल्यूम ऑफ जो गैसियस मॉलिक्यूल है, नो डाउट कि छोटा ही है, सही है, बट है तो कुछ, उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज आल्सो क्या, कंसिडरेबल, उसको भी कंसीडर कर लीजिए आप। नहीं समझा मैं, नहीं तो कुछ वैल्यू इक्वेशन में आ जाएगा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में थोड़ा सा चेंज आएगा कि नहीं, थोड़ा ही सही, हमने उसको छोटा मान के नेगलेक्ट किया था, लेकिन अब उसको छोटा है सही, बट उसको हम रख दें तो फार्मूला तो चेंज हो जाएगा ना, तो उसको रखना है वही, तो फार्मूला तो तुम्हारा पीवी इक्वल टू एनआरटी है, वो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। तो नेक्स्ट आप लिखोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखोगे भैया, वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, यहाँ नेग्लेक्टेड नहीं किया जा सकता, नहीं करना है, वही इसने दिया है पोस्टुलेट्स में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडरेबल। जो गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम है वो क्या है, कंसिडरेबल है, इनको हम कंसीडर करेंगे। कंसिडरेबल है। अब ये अगर ये दोनों कंसिडरेबल है ना, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी,
अब क्या होगा, अब यहाँ पे छोटा सा ना प्रॉब्लम आएगी। आइडियल गैस में दो चीजें तीन चीजें हमने किया था कि वो ओबे करेगा गैस लॉ को, वॉल्यूम उसका क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और कोई भी इंटरेक्शन मानेंगे नहीं। वही सेम चीज इसमें कंसीडर कर लिया गया, नहीं थोड़ा ही सही बट मानेंगे हम सबको ऐड करेंगे, अज्यूम करेंगे कि नहीं है थोड़ा ही सही बट है, ठीक है थोड़ा ही सही बट क्या है। तो अगर अब है ना, तो अब यहीं पर ये दोनों करेक्शन को बनाएंगे और दोनों करेक्शन को करने के बाद में एक नया फार्मूला डिराइव होगा। इसका मतलब अगर मैं आइडियल गैस में, ध्यान से सुनना, जो आपने आइडियल गैस पढ़ा है पहले, उसी आइडियल गैस में दो करेक्शन कर दें, अगर एक वॉल्यूम को करेक्शन कर दें और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको करेक्ट कर दें, तो सब कुछ क्या बन जाएगा, रियल। तो एक टर्म आएगा यहां पर वॉल्यूम करेक्शन। अगर मैं वॉल्यूम वाले टर्म को क्या कर दूं, करेक्ट कर दूं कि नहीं, वॉल्यूम जो हमने इग्नोर मारा था उसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं, तो पहला टर्म आएगा वॉल्यूम करेक्शन। और दूसरा टर्म टर्म फोर्स ऑफ इंटरेक्शन करेक्शन, जो हमने इंटरेक्शन को बोला था नहीं है उसको मान लेते हैं कि थोड़ा ही है बट है, तो वॉल्यूम करेक्शन। और दूसरा क्या आ जाएगा, फोर्स करेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वाला टर्म को हम क्या कर दें, करेक्ट कर दें, तो आ जाएगा। अच्छा सुनो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वाले करेक्शन को एक दूसरे नाम से हाईलाइट किया गया, सुनो जरा, फोर्स से प्रेशर बनता है कि नहीं, यार गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर पे, मैं दीवार पे मारू फोर्स तो प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, नहीं पता चल रहा तो फिर तुम्हें मारू तो पता चलेगा ना, बनेगा ना प्रेशर, यस। तो जब मैं फोर्स लाऊंगा प्रेशर, मतलब दूसरे टर्म को हम प्रेशर करेक्शन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर करेक्शन। तो यार दो दो करेक्शन कर दो आप आइडियल में, एक वॉल्यूम करेक्शन कर दो एक प्रेशर करेक्शन कर दो, सब कुछ क्या बन जाएगा, रियल, सब कुछ क्या बन जाएगा, रियल। तो इसी दोनों टर्म पे बात करने वाले हैं। एक बार हम वॉल्यूम करेक्शन करेंगे, और वॉल्यूम करेक्शन में क्या करना है, जो वॉल्यूम हमने नेगलेक्ट किया था गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम ना, वही वॉल्यूम ले लेना है, कंसीडर कर लेना है कि चलो कुछ वॉल्यूम था। और ये सारे करेक्शन पता है किसने किया, वांडरवाल साहब ने। तो इसीलिए जो रियल गैस निकल के आएगा उसी का नाम क्या बनेगा, वांडरवाल गैस, या वांडरवाल जो इक्वेशन बनाएंगे वो ना, तो तुम्हारा जो आइडियल गैस इक्वेशन था पी इक्वल टू एनआरटी ना, वो चेंज होकर के नया इक्वेशन में आ जाएगा, और उस नए इक्वेशन का नाम होगा वांडरवाल इक्वेशन, वांडरवाल गैस इक्वेशन। तो वांडरवाल गैस इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहला अब चल रहे हैं हम वॉल्यूम करेक्शन करा के सोचने, और प्रेशर करेक्शन को, दोनों करेक्शन को करने जा रहे हैं। तो अब एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक कंटेनर था, उसमें गैस मॉलिक्यूल क्या है, भरी है, गैस मॉलिक्यूल भरी है। तो पहले आइडियल से सोचेंगे, फिर रियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए सोचते हैं। सबसे पहला ना, आप एक काम करिए, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, अभी क्लोज कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। अब अगर इसमें गैस भरी हुई है, तो जो गैस मॉलिक्यूल बल्क में है, अंदर यानी बीच में है, दीवार के पास नहीं, बीच में, मान लेते हैं यहाँ एक कोई मॉलिक्यूल है और आसपास भी मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूल, ये इधर भी मॉलिक्यूल है, नीचे भी है, राइट है, लेफ्ट है, होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हो यार, तो बहुत सारी तरह मॉलिक्यूल होंगे, तो इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो एक फोर्स अगर ऊपर लग रहा तो नीचे भी मॉलिक्यूल होगा, नीचे की तरफ लगेगा, राइट में मॉलिक्यूल होगा तो लेफ्ट होगा, क्या लगेगा, जीरो। तो जो अंदर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके चारों तरफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो दीवार पे उसका उनका प्रेशर फोर्स नहीं पड़ता है, पता है प्रेशर कौन डालता है, जो मॉलिक्यूल दीवार से टकराते हैं, कंटेनर पे प्रेशर वही लगाते हैं, और जो अंदर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल बीच में है तो इसका नेट फोर्स क्या हो गया, यहां तो नेट फोर्स जीरो हो गया है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल आप इमेजिन करिए कि दीवार के पास में है, मान लो यहां कोई मॉलिक्यूल है, तो ऊपर तो मॉलिक्यूल है, नीचे मॉलिक्यूल है, तो काउंटर बैलेंस, इधर मॉलिक्यूल है तो इधर खींचेगा, इधर मॉलिक्यूल है तो ये इधर से खींचेगा, इधर मॉलिक्यूल है तो इधर से खींचेगा, क्या काउंटर बैलेंस होगा। इधर दीवार है, इधर मॉलिक्यूल है नहीं, इधर मॉलिक्यूल होता तो इसको कैंसिल करता, इधर मॉलिक्यूल होता तो इसको कैंसिल करता। मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है, दीवार की तरफ कि अंदर की तरफ मॉलिक्यूल खींचेगा, नेट फोर्स किधर लगेगा भाई, इस पे लेफ्ट में,
नेट फोर्स इसका किधर जाएगा? तो इस वाले मॉलिक्यूल का नेट फोर्स 0 होगा क्या? इसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। आइडियल में हमने फोर्स माना नहीं था, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। हम यहाँ फोर्स मान रहे हैं कि हाँ नहीं फोर्स है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। तो जब हम यहाँ फोर्स मानेंगे ना, तो हमें फोर्स को देखना पड़ेगा कि यहाँ फोर्स पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब बीच में मॉलिक्यूल होगा तो उसका कोई फोर्स नहीं आएगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल कहां पर होगा? दीवार के पास होगा कंटेनर के, तो उसके अंदर नेट फोर्स लगेगा। तो मॉलिक्यूल दीवार की तरफ खींचेगा कि अंदर की तरफ खींचेगा? तो इसका नेट फोर्स इधर लगेगा। अगर नेट फोर्स इसका इधर लगेगा तो दीवार पे इसका प्रेशर कम पड़ेगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम वाले को थोड़ा सा वॉल्यूम वाले को थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। आइडियल में तुमने वॉल्यूम क्या माना था? एक फिक्स मान लिया था कंटेनर का वॉल्यूम जो भी है। खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसमें जोड़ा था क्या कि जीरो कर दिया था? जीरो मान लिया था। लेकिन अगर मैं आइडियल का जो गैस का वॉल्यूम यानी कंटेनर का वॉल्यूम है वो ठीक है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम अगर मैं इमेजिन करूं तो मुझे जोड़ना चाहिए कि नहीं? गैस के मॉलिक्यूल में उसका वॉल्यूम ऐड करना चाहिए कि नहीं? ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वही वाली बात हो गई, जैसे आप ना दुकान पे कोई सामान लेते हो, तो सामान वाला तुम्हें पॉलीथीन में सामान भर के तौलता है कि नहीं? तो पॉलीथीन का वेट लेता है क्योंकि नेग्लिजिबल है। लेकिन मान लो पॉलीथीन की जगह कुछ वजनदार थैला है कोई जिसका वेट है, अगर उसमें रख के तौलेगा तो आप मानोगे? कहोगे नहीं नहीं यार, तो तुम्हारा तो एक पाव का तो थैला ही है। ठीक है, पता चला कि हमारा तो एक पाव का सामान कम हो जाएगा, तो क्या आप मानोगे कि वहां लड़ जाओगे? नहीं नहीं, इसका भी वेट काटो। तो सोचो जरा क्या होगा। वही सेम चीज है। आइडियल गैस जब था तो केवल गैस का वॉल्यूम लिए थे, खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसमें नहीं इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर मान लो उसका भी वॉल्यूम कुछ है, कंसिडरेबल है, तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था उसमें अगर हम उस गैस के मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम ले लें तो रियल की बराबरी कर लेगा। यस। तो ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ रियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल प्लस वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अब तुम्हें जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ क्या? यही गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो कर दिए थे उसमें, और यही वापस हमें ऐड करना होगा, तो फिर रियल की तरफ चल पड़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस क्या? मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग जीरो मान लिए थे, तो जो आइडियल का वॉल्यूम मतलब रियल नहीं, फिर आइडियल ही बन गया था वो। तो जो रियल था वो आइडियल बन गया था। लेकिन अगर हम इसको जोड़ लें कि नहीं नहीं थोड़ा ही सही बट कुछ ना कुछ है, तो अगर कुछ ना कुछ है तो भैया हम यहाँ जोड़ेंगे। और वॉल्यूम ऑफ रियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल प्लस, अब समझो जरा, वांडरवाल साहब ने कहा ये वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है। अब वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को बी डैश कर दें, बी डैश लिख दें, बी डैश लिख देता हूं। मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कितना है? बी डैश है। बी डैश को अलग से निकालता हूं। अच्छा बताओ गैस के मॉलिक्यूल का, तो देखो वांडरवाल साहब ने क्या किया। वांडरवाल साहब ने किया कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक एक मॉलिक्यूल का, एक गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? ठीक है। अब अगर हम उसके वॉल्यूम को देखें ना, तो आपको पता चलेगा ना कि जो बी डैश यानी वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या? एक मॉलिक्यूल होगा तो वॉल्यूम कम आएगा, दो मॉलिक्यूल हो तो और ज्यादा, तीन मॉलिक्यूल हो तो और ज्यादा, एन मॉलिक्यूल हो तो और ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि जो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल पे, कि कितने मॉलिक्यूल या मोल गैस के हैं। जितने मोल गैस के अंदर जाएंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम उनका खुद का आएगा। तो अरे 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 मॉलिक्यूल का साइज लेंगे। मान लो 1000 मॉलिक्यूल हो गए तो 1000 मॉलिक्यूल का साइज लेंगे। हाँ इस टीवी पर जब निकालते हैं ना, तो सुनो तो ये जो बी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। कि गैस के मोल ज्यादा आएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, गैस के मोल कम आएंगे तो कम वॉल्यूम कवर करेगा। तो उन्होंने बोला कि जो बी डैश है गैस मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड करेगा गैस मॉलिक्यूल के मोल कितने अंदर है। तो उन्होंने क्या, इक्वल इक्वल
इक्वेशन बनाना है ना, तो इक्वल करेंगे तो एक छोटा सा कांस्टेंट लेके आए हैं, उन्होंने बोला इक्वल का वो स्मॉल बी एक कांस्टेंट है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, एन बी। बी इज द वंडरवाल कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो बी को बोलेंगे क्या, वंडरवाल कांस्टेंट। तो इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया वंडरवाल कांस्टेंट, तो ऊपर वाले फार्मूले में जाइए, वॉल्यूम ऑफ रियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल प्लस एन बी। अच्छा यहां से वॉल्यूम ऑफ आइडियल निकालें रियल के टर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ रियल माइनस एन बी। चलिए वंडरवाल ये कांस्टेंट टर्म है, वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सल उस तरह का नहीं है, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, और वो आप नहीं जान पाओगे, मतलब आपको पता नहीं होगा, वो देगा जब देना होगा, ठीक है, तो वो अपने को नहीं, बट ये एक वंडरवाल कांस्टेंट है, हर गैस के लिए अलग अलग होगा भाई। भैया यूनिवर्सल नहीं है तो कैसे याद करोगे, हर गैस का अलग अलग है, तो दुनिया में कितने गैस हैं, कितना डेटा याद करेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कौन सा वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू किसमें। सुनो भाई, ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रियल माइनस एनबी। पहला करेक्शन हो चुका है, अब दूसरे करेक्शन पे चलते हैं, प्रेशर करेक्शन पे, और बाद में फिर उसी फार्मूले में पी इक्वल टू एनआरटी में यही उठा के रख देंगे, फिर इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो पहला करेक्शन हमने वॉल्यूम करेक्शन किया, ठीक है, और स्मॉल जो बी है ना, इसी को पता क्या बोलते हैं, स्मॉल बी है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के मोल है, और बी को बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल का कौन सा वॉल्यूम है ये, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल का क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम है एक मोल के लिए, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फॉर गैस 1 मोल। एक मोल का वॉल्यूम बी है तो एन मोल का एन इंटू बी इसलिए लिखा गया है, ठीक है। वंडरवाल साहब ने क्या किया था ना, कि स्मॉल बी को मान लिया क्या, एक मोल गैस के वॉल्यूम को, उसको कांस्टेंट बोल दिया। अब हर गैस के लिए अपना वो बदलेगा बी की वैल्यू, ठीक है, किसी में अट्रैक्शन कम होगा, किसी में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से वो वॉल्यूम बदलेगा, कांस्टेंट टर्म है, बट पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट है, गैस का नेचर बदल दोगे तो वो भी बदल जाएगा, ठीक है। सुन लेना जरा, थोड़ी देर रुकना, अभी 2 मिनट लगेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं प्रेशर वाले करेक्शन पे, तो जल्दी से ना प्रेशर वाले करेक्शन पे चलते हैं, और फिर बन जाएगा, और बाद में ये इक्वेशन याद रखना भैया। दूसरा है प्रेशर करेक्शन, हालांकि इन सब में बहुत ज्यादा उलझना मत, सीधे जो भी करेक्शन करके फार्मूला लाएंगे वो फार्मूला याद रखना बस खाली। प्रेशर करेक्शन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। प्रेशर करेक्शन में अगर मैं बात करूं ना, तो बताओ प्रेशर किस में ज्यादा पड़ रहा था, याद करो, प्रेशर आप रियल बताओ, आइडियल की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, उतना या कम हो जाएगा, समझो भाई। अच्छा एक बात बताओ, आइडियल में वॉल्यूम मॉलिक्यूल फ्री था, खूब धड़ाम धड़ाम दीवारों से टकरा रहा था, तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा रहा होगा। रियल में हमने क्या कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया, तो दीवार वाले जो मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ खींचे थे, अभी दिखाया था, प्रूव किया था, तो दीवार पर उसका फोर्स कम पड़ेगा, तो कुछ कम हो जाएगा ना, तो जो रियल का प्रेशर होगा आइडियल माइनस पी डैश कर देता हूं इसको, कितना कम हो गया, पी डैश, हाँ, पी डैश वैल्यू हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब बॉन्डरवाल साहब इसी पी डैश को निकाला, अब पी डैश को निकाल के यहां रख देते हैं। पी डैश को उन्होंने निकाला कैसे, कि जो प्रेशर आए ना वो डिपेंड करेगा फिर वही पर, कि गैस के मोल कितने और कितने वॉल्यूम में है, तो पी डैश डिपेंड करेगा एन अपॉन वी के स्क्वायर के हिसाब से। ये वांडरवाल का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू वांडरवाल, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू वांडरवाल, जो प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल का जितना कम होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल आए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और वो भी उसके किसके स्क्वायर के हिसाब से। तो यहां पर जब इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट उन्होंने लाया ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ये है तुम्हारे पास, और ये क्या है वांडरवाल कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट उन्होंने और डेवलप किया, एक कांस्टेंट उन्होंने और निकाला, वांडरवाल कांस्टेंट ए। बताओ पी डैश को यहां रखते हैं, तो पी रियल इज इक्वल टू हो जाएगा पी आइडियल माइनस कितना, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। यहां से आइडियल का प्रेशर निकालें तो पी आर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर,
पता है तुम्हें, ये पी निकल गया और इसके पहले वी निकल गया था, दोनों को उठा करके आइडियल गैस इक्वेशन में रख दो। क्या फार्मूला वही बना या बदल गया? बदल गया। हाँ, तो अब देखो, पी इज इक्वल टू क्या था? एनआरटी। उसी में पी के जगह पे क्या रखेंगे? पी आर प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वी पे क्या रखेंगे? वी आर माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये जो फार्मूला है वो किसका बन गया? रियल का। तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भाई। अब ये किसका है? रियल गैस इक्वेशन है ये, रियल गैस इक्वेशन है। और इसको वांडरवाल साहब ने निकाला, तो नाम क्या पड़ा इसका? वांडरवाल गैस इक्वेशन। ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है। तो वांडरवाल का ये इक्वेशन है, और ए और बी वांडरवाल कांस्टेंट है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज है। पीवी इक्वल टू, वहां एनआरटी था, यहाँ प्रेशर में थोड़ा सा ऐड हुआ है और वॉल्यूम से थोड़ा सब्ट्रैक्ट हुआ है। इक्वेशन मेन वही था, बट थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आया है। जो प्रेशर वॉल्यूम हमने वहां इग्नोर मारा था, उसी को करेक्ट करके एक नया फार्मूला बनाया है, तो इक्वेशन भी उसी के सिमिलर रहेगा, बट एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा। अब यही तुम्हारा रियल गैस है, यही रियल गैस इक्वेशन है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। अगर देखना P और यहाँ V, और ये जो टर्म है अंदर ना, उनको याद रखना। ये जो टर्म है इनको अंदर याद रखना है, इन्हीं को। प्रेशर में ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जोड़ देना, और वॉल्यूम में से क्या कर देना? एन बी माइनस कर देना। और P इंटू वी वही वाला टर्म है, इक्वल टू कितना है? एनआरटी। कितने मोल के लिए है? एन मोल के लिए। एक मोल के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेगा? अब वो आर आर लिखने की जरूरत नहीं, रियल का अंडरस्टूड है, हाँ ये रियल वाला ही है। तो P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कितने मोल के लिए? फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए। अगर 2 मोल के लिए निकालना हो तो एन की वैल्यू 2 रखो जल्दी से। तो फॉर 2 मोल, 2 मोल के लिए P प्लस ए, एन का स्क्वायर है, 4 ए अपॉन बी माइनस 2B इक्वल टू 2RT। इस तरह से। ऐसे अगर फॉर 3 मोल चाहिए, P प्लस 9 ए अपॉन V माइनस 3B इक्वल टू 3RT। तो आप पहचान जाओगे, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हो तो कितना मोल है? तो ए का जो कोफिशियंट है वो एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर मतलब एन 3 का स्क्वायर होगा, वो तो एन की वैल्यू 3 रहा होगा, 3 मोल। और बी माइनस यहाँ एन बी होता नहीं, 3 बी है, तो मतलब 3 मोल है। यहाँ 3RT है। तो इस तरह से आप पहचान जाओगे कि कितने मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है या रियल गैस है। आपको दिख रहा रियल गैस आइडियल होता तो पी इक्वल टू एनआरटी होता, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है तो ये रियल गैस है। अच्छा, अब इसी रियल गैस के बारे में इसका डेविएशन पढ़ेंगे। अब ये रियल गैस है, तो अब इसको आइडियल से कनेक्ट करके कब ये आइडियल बन जाएगा, कब आइडियल से ऊपर निकल जाएगा, कब आइडियल से नीचे चला जाएगा, डेविएशन पढ़ेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे डेविएशन पे बड़े भरे पड़े हैं टारगेट में, और खूब आते भी हैं। ए और बी का मतलब ये होगा कि जो ये वाले टर्म है ना ब्रैकेट वाले, ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है। और किसी गैस के लिए ए और बी वांडरवाल कांस्टेंट अपने होते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको उनको वो वाला पूरा टर्म जीरो करना है, तो उसमें वॉल्यूम और इन सब का कुछ रोल आएगा, तो वो मैं डेविएशन कराऊंगा। तो फिर ये रियल गैस की कहानी फिर पता चल जाएगी आपको। अभी ये रियल गैस एकदम जुबान पे बना लो, रट्टा मार लो, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा था ना, वैसे टाइप का। पीवी इक्वल टू एनआरटी टाइप का माहौल बना लीजिए। ठीक है। आयु को वाले भैया 15 को जो तुम्हारा पेपर है वो दे देना, और 16 को फिर यहाँ वाला। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।